हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसको हम दो पार्ट में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके पूरे डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। हम सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे और उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे दोस्तों। और एक हमारा वीडियो इसके बाद आएगा इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें हम इसकी सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको देंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका नाता हमारे फसल के उत्पादन और उसके बाद उसकी पूरी व्यवस्था के, उसके बाजार तक पहुंचने और हमारे घर तक पहुंचने के रास्ते, और फिर उसके हमारे कंज्यूम करने तक। तो इसको तो बच्चों, जैसा कि किसान होता है, जब वो खेती के लिए तैयारी करता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसको वहाँ पर उसको बहुत ही बारीकियत से समझाया गया है। फिर जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो फिर उसको उसका स्टोरेज करना पड़ता है, उसको बाज़ार तक पहुँचाना पड़ता है, फिर बाज़ार से हमारे ये घरों तक पहुँचता है। तो तो बच्चों, यहाँ पर इसी पूरी व्यवस्था को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर में समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, जैसा कि इस बुक में पहेली और बूझो। ये बहुत ही क्यूरियस है, ये क्वेश्चंस अरेज करते हैं जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और हम इनके क्वेश्चंस को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहेली एंड बूझो। वेंट टू दियर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। दियर अंकल इज अ फार्मर. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. जो ये पहेली और बूझो है, ये अपने अंकल के घर जाते हैं और समर की गर्मियों की छुट्टी में। तो अंकल के जो उनके हैं वो फार्मर हैं, वो एक दिन वहाँ अपने खेतों में, उनके अंकल के खेतों में खुरपी देखते हैं और अन्य औजार देखते हैं वहाँ की फील्ड में। और उनके मन में एक सवाल उठता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। मतलब इन जो ये हम औजार देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। तो इससे पहले फिर हम आते हैं, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड्स। मतलब सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जंतु हैं, उनको खाने की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? मतलब आप वही जो मैंने बताया कि आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खुद भोजन बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं, साथ में ह्यूमंस मतलब हम लोग, मानव जाति, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाती। तो एक सवाल उठता है कि इनके लिए खाना आता कहाँ से है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें खाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। You already know that the energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो बच्चों, जैसा कि हम खाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स जो फंक्शन करते हैं, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, जो और वो हमारे सारे ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी पर जैसे प्रोसेस करती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन जो अनवांटेड पार्ट्स होता है वो हम, हमारी बॉडी वेस्टेज जो होता है वो बाहर कर देती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना जो खाना, जो मानव जाती है, वो अपना खाना किससे लेती है? प्लांट से लेती है और एनिमल्स, दोनों से लेती है। तो अब देखिए यहाँ जो बूझो है वो क्या कह रहा है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। मतलब वो कह रहा है कि अगर हम सभी को खाने की जरूरत होती है, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो हम 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ को भी भोजन की जरूरत होती होगी। तो वो पूछ रहा है इतने खाने के मतलब कहाँ से आता होगा इतना खाना। तो
फूड तो इसमें पहली जो है उसका जवाब दे रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड है वो हमारे यहाँ बहुत ही बृहद स्केल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे उसकी पैदावार होती है, मतलब प्रोडक्शन होता है उसका। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इस जैसा ये लार्ज स्केल सभी को खाने की पूर्ति कराना है, मतलब सभी को खाना मिले, इसको एकदम सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है, रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि प्रोडक्शन किसान जो है वो बराबर खेती करे, पूरे सीज़न खेती करते रहे, जो सीज़न जिस जिस क्रॉप के लिए ज़रूरी है वो क्रॉप उस सीज़न में उगाई जाए, और फिर वो प्रॉपर मैनेजमेंट होते हुए स्टोरेज तक पहुँचे, स्टोरेज से बाजार, मार्केट, और मार्केट से हमारे घरों तक पहुँचे। ये ज़रूरी है इसका क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, जिससे कि ये इतने बड़े स्केल पर सभी को इसकी आपूर्ति हो सके। तो अब हम इसके पहले पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1.1 पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000, या फैक्ट दे रखा है कि 10,000, 10,000 बिफोर क्राइस्ट से पहले भी पीपल वर नोमैडिक, घुमंतु था मतलब आदमी। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फूड एंड सेंटर, मतलब वो घूमा करता था, खाना बदोश जिसे हिंदी में बोलते हैं, इधर उधर जगह टू जगह खाना और शेल्टर की तलाश में, रहने की तलाश। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खा लेता, जो उसे जंगलों वगैरह में मिल जाता था, उसी को वो खाकर अपना पेट भर लिया करता था। फिर उसने धीरे से क्या कर, शिकार करना शुरू किया, ठीक है, शिकार करना शुरू किया, फिर उससे पेट भरना शुरू किया। लेटर, फिर कुछ समय बाद, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। कुछ समय बाद, इसके शिकार सीखने के बाद, फिर उसने भूमि को जोतना शुरू किया और उस पर खाद्यान्न उगाना शुरू किया, जैसे चावल हो गया आपका, गेहूं हो गया, इसको उगाना शुरू किया, और इस तरीके से खेती का जन्म हुआ इस विश्व में। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। तो देखिए, क्रॉप किसे कहते हैं? क्रॉप मतलब फसल। जब एक ही भूमि पर एक ही फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल। जैसे आपने खेतों में कभी अब गांव वगैरह गए होंगे तो देखा होगा कि एक खेत है उसमें गेहूं ही लगा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं फसल, इंग्लिश में क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ ए व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ गेहूं की फसल का। You already know that the crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। जैसा कि आपको पता है फसल जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ फसल दालों की होती है, और सब्जियों की फसल होती है, और फ्रूट्स की फसल होती है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इनको सीजन के आधार पे अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सीजन के हिसाब से। जैसे गेहूं किसी सीजन में उगाया जाता है, चावल किसी सीजन में उगाया जाता है, दालें भी किसी स्पेसिफिक सीजन में उगाई जाती हैं, जैसे गर्मियों में कुछ और उगाया जाता है। जैसे आपने आम, जो मैंगो है, जो सभी बच्चों का सबसे पसंदीदा फ्रूट है, वो हमेशा गर्मी में हमें देखने को मिलता है। तो सभी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल ऐसे क्रॉप्स भी होती हैं। तो इन इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है। आप जम्मू से कन्याकुमारी तक समझ लीजिए कितना बड़ा एरिया है। तो यहाँ वेरी करता रहता है। जम्मू जैसे पूरे 12 महीने ठंडा रहता है, और आप कन्याकुमारी जाए वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो इस वजह से हमारी जो क्रॉप है वो भी वेरी करती रहती है। वहाँ कुछ उगाया जाता है तो यहाँ कुछ उगाया जाता है। तो इस वजह से सीजन टू सीजन बांट दिया गया है कि समर में क्या उगाएंगे और हम विंटर ऑटम में क्या क्या उगाएंगे, वो पूरे साल को उस हिसाब से बांट दिया गया। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश बहुत ही बड़ा है, और इसलिए कभी जम्मू में ठंड पूरे साल रहती है, आप साउथ में चले जाएंगे तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो जिस वजह से क्रॉप्स भी हमारी बटी हुई हैं। तो इसी आधार पर हमने उसको दो भागों में बांट दिया है, टू टाइप्स में। जैसे पहली है हमारी खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो
रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये जो रेनी सीजन है ये इंडिया में जून से सितंबर के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये जितनी भी हैं एग्जांपल अभी मैंने आपको बताई, ये खरीफ क्रॉप्स हैं और ये रेनी सीजन में उगाई जाती हैं जून से सितंबर के दौरान। अब हम आते हैं दूसरे पे, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और ये अक्टूबर से मार्च के समय जब इंडिया में सर्दी होती है तब ये उगाई जाती हैं और इनको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के, वीट मतलब गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये शीत ऋतु में जब अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाए जाते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जो दालें हैं, पल्सेस और सब्जियां हैं, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर के समय में अलग अलग जगहों पे उगाई जाती हैं। चलिए बच्चों, आते हैं हम पहले के दूसरे पॉइंट से, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब खेती की जो बुनियादी प्रथाएं हैं हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो पूछ रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, पैडी को क्यों नहीं विंटर सीजन में उगाया जाता है। तो पहले यहाँ जवाब दे रही है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। जो पैडी है वो उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बरसात के सीजन में ही उगाया जा सकता है जिससे कि उसे पर्याप्त पानी मिल सके। बच्चों, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। जो फसल की खेती की जाती है उसमें बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जिनका जो किसान हैं वो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम घरों में देखते हैं, हमारे माली वगैरह जो हमारे गार्डन में करते रहते हैं, उससे भी हम कुछ समझते हैं, हमें सीखना चाहिए। और जो हम भी गार्डन में कभी कभी शौकिया प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो हम भी उन्हीं प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे आगे। दिस एक्टिविटीज आर टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि यहाँ दे रखी हैं। सबसे पहली है उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम जो मिट्टी है उसको तैयार करते हैं। उसके बाद सोइंग मतलब बोते हैं, बीज को बोते हैं या प्लांट लाकर हम उसको लगाते हैं छोटा सा, सैम्पलिंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं। फिर चौथा प्रोसेस है उसमें इरिगेशन, मतलब उसमें हम पानी देते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब जो कीटाणु वगैरह हैं, जो बीमारी है प्लांट्स की, उससे उसको बचाते हैं, इसलिए उसको हम दवा वगैरह छिड़काव भी करते हैं। हार्वेस्टिंग, उसके बाद मतलब हम जब फसल तैयार हो जाती है या कोई भी या वेजिटेबल्स तैयार हो जाता है तो हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसके बाद फाइनली उसको हम स्टोरेज करते हैं उसका, और फिर वहाँ से वो फर्दर आगे प्रोसेस हो सकता है बाजार में और बाजार से घरों में। हम इसका पहले का तीसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब खेती से सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो सॉइल को तैयार करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है खेती का वो यही है कि सॉइल को मतलब लूज करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जब हम सॉइल को जुताई करके मतलब लूज कर देते हैं तो जो हमारे पेड़ों की जड़ें होती हैं वो आसानी से ब्रीथ कर सकती हैं और नीचे तक डीप जा सकती हैं और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या वाटर होता है उसको आसानी से लेकर अच्छी ग्रोथ दे सकती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। मतलब जो लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है, ये जुताई है, वो क्यों रूट को आसानी से आगे बढ़ने और ब्रीथ करने का मौका देती है, आसान करती है। द लूजनिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। These organisms are friend of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो क्या है कि जब हम सॉइल को लूज कर देते हैं तो ये इसमें जो सॉइल में मौजूद माइक्रोब्स होते हैं या फिर वो अर्थवॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, इनके
इनको ये अच्छी तरीके से खेतों में बढ़ पाते हैं, उस मिट्टी में बढ़ पाते हैं, और ये ह्यूमस को सॉइल में बढ़ाते हैं और हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को और ज़्यादा करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन क्यों सॉइल को मतलब लूज करने की आवश्यकता होती है, जुताई की आवश्यकता है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल में एयर, वाटर, मिनरल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके साथ ही डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज होकर सॉइल में ही मिल जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो जो जब वो एनिमल्स जो डिकम्पोज होते हैं, प्लांट डिकम्पोज होते हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से सॉइल में मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको जो द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय सॉइल, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर यही न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स में जाते हैं और प्लांट्स हमें अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो इसलिए सॉइल को की जुताई जो इसको लूज करना बहुत ही जरूरी होता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use their nutrients. मतलब कि जो आपके लैंड की जो सॉइल होती है उसकी जो कुछ ही सेंटीमीटर की जो ऊपर वाली परत होती है सॉइल की, वही प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। तो इसलिए जब हम एक फसल कर लेते हैं तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हमें जुताई से वो फसल, वो जो सॉइल है वो नीचे चले जाए, और जो नीचे वाली जो रिच न्यूट्रिएंट सॉइल है वो ऊपर आ जाए, और हमारी अगली फसल जो हमारी अभी हम फसल लगाने जा रहे हैं उसको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन। इसलिए जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे खेती के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लाइंग। ये इस लूजनिंग और टर्निंग सॉइल को हम क्या बोलते हैं? टिलिंग और फ्लाइंग। ये जो मतलब जुताई हिंदी में इसको बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। इसकी जो जुताई होती है वो एक प्लो के माध्यम से होती है, जिसे हिंदी में हल बोला जाता है। प्लो आर मेड ऑफ वुडन और आयरन, ये लकड़ी और लोहे का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर आपकी जो लैंड है उसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो उससे पहले उसको थोड़ी पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि आसानी से आप जुताई कर सकें। द plowed fields may have big clumps of soil called क्रम्स। क्या होता है कि जब आप उसको मतलब इसको करते हैं, जुताई करते हैं खेतों की प्लॉ के माध्यम से, तो क्या होता है कि बहुत सारे मिट्टी के बड़े बड़े वो ढेर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसकी भी लेबलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसको भी हम एक लेबलर की माध्यम से काफ़ी उसको लेबल करना ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जो उसकी लेवलिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। बुआई मतलब सोइंग मतलब बुआई मतलब बीजों का जो बुआई की जाती है, और इरिगेशन खेती और सिंचाई के लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग होती है वो लेवलर के माध्यम से की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि टिलिंग से पहले ही मैन्योर सॉइल में मिला दी जाती है, जिससे कि जो मैन्योर है वो सॉइल के साथ अच्छी तरीके से मिल जाए। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, मतलब बुआई से पहले पहले वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लैम्स टू गेट बेटर एल्ड। मतलब बुआई से पहले, सीड्स की बुआई से पहले, बीजों की बुआई से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो सॉइल में क्लैम्स हैं, मतलब बड़े बड़े ढेर हैं उसके, उसको तोड़ दिया जाए। टू गेट बेटर सॉइल, ब्रेक सॉइल क्लैम्स टू गेट बेटर आइल्ड, मतलब अच्छी पैदावार के लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको हम अलग अलग टूल्स के माध्यम से करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर द पर्पज आर प्लो, होए एंड कल्टीवेटर। इसमें जो मेन टूल है इन्होंने अभी ये बताएं, प्लो, हो और कल्टीवेटर। प्लो जो होता है सो हिंदी में हम हल बोलते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। क्या होता है कि ये जो प्लो ये बहुत ही समय एंशियंट आदिकाल से यूज करते हैं, हमारे किसान आ रहे हैं इसको, मतलब सॉइल को टिलिंग करने में, और एडिंग फर्टिलाइजर्स
टू द क्रॉस, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने में, रिमूविंग द वीड्स मतलब अनवांटेड जो कीड़े मकोड़े उनको हटाने में, टर्निंग द सॉइल्स और सॉइल को टर्न करने में मतलब फोड़ने में। दिस मेड of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called flowshare. क्या होता है कि इसको दो बैलों के माध्यम से, हल को दो बैलों के माध्यम से या हॉर्स या कैमल्स के माध्यम से, कमी देखने में अक्सर आपको बैल के माध्यम से जुताई होते मिलेगी। और आज के समय तो ये बिल्कुल भी बंद हो गया है, क्योंकि आज के माध्यम से ट्रैक्टरों से जल्दी से आसानी से जो मशीनें आ गई हैं उससे जल्दी से जुताई हो जाती है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लोशेयर। इसमें एक बहुत ही मजबूत ट्रायंगल आकार की आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम फ्लोशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड फ्लो सॉफ्ट। इसमें एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे हम फ्लो सॉफ्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से आपका फ्लो शेयर बुल के ऊपर रखे एक डंडे से जुड़ा हुआ होता है, जो कि वो डंडा होता है वो बुल की नेक पे रखा हुआ होता है और उससे जुड़ा हुआ फ्लो शाफ्ट होता है, और फिर फ्लो शाफ्ट से जुड़ा होता है फ्लो शेयर होता है, जो फ्लो शेयर ही मेन मिट्टी में धस कर और हमारी जुताई खेतों में करता है। वन पेयर ऑफ बुल्स मैन कैन इजिली ऑपरेट द फ्लो। एक पेयर मतलब दो बैलों का एक जोड़ा और एक आदमी आसानी से जुताई कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन फ्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लो नाउडेज। पहले जमाने में क्या होता था, सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में इसको आयरन के फ्लो ने रिप्लेस कर दिया है, मतलब अब आयरन का बनने लगा। अब हम आते हैं दूसरे अपने टूल पे हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक बहुत ही आसान सिंपल साधारण सा टूल है जो कि वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, और आयरन का लॉन्ग रॉड है, वुड होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट होती है इसमें, एक मजबूत बड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है आयरन की इसमें, वन ऑफ इट एक एंड पे इसके, एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। अब आते हैं तीसरे अपने टूल पे, कल्टीवेटर। नाउ डेज फ्लॉइंग इज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब मतलब हल से जुताई बहुत ही कम होती है, अब इस कल्टीवेटर के माध्यम से ही ज़्यादातर 90% जगहों पर कल्टीवेटर के माध्यम से ही जुताई होने लगी है। नाउ डेज फ्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। मतलब फ्लोइंग जो जुताई जो हो रही है आजकल ट्रैक्टर के माध्यम से, इसमें कल्टीवेटर बंधा हुआ होता है, और ये हमारे समय को भी बचाता है और हमारी लेबर कॉस्ट को भी कम करता है। सोइंग मतलब हम अब इसके बाद जब हम खेतों की जुताई हो जाती है तो उसके बाद क्या होती है, बुआई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोइंग। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। सोइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब खेती का, और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अच्छी किस्म का बीजों का इस्तेमाल कर सकें और जिससे कि हम अच्छा उत्पादन मिल सके। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इसमें सबसे जरूरी सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब यहाँ पर पहली बोल रही है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. After a few minutes, some weeds started to float on top. I wondered why some seeds floats on water. तो क्या है कि पहली यहाँ पर बता रही कि उसने एक दिन देखा उसकी माता जी ने कुछ बीज लिए और उसको एक पानी से भरे पॉट में डाल दिया, जिसमें से कुछ बीज नीचे बैठ गए और कुछ बीज फ्लोट करने लगे। तो एक ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि बीज कौन सा बीज अच्छा है हमारी खेती के लिए और कौन सा बीज खराब है। इससे भी कई फार्मर्स ये इसको आजमाते हैं, और जो ऊपर आ जाते हैं बीज वो खराब होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं पानी बीज वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उन्हीं की बुआई की जाती है। अब एक्टिविटी इसमें एक दे रखी है, जैसे आपको भी करनी है। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बीकर लीजिए, उसको आधा पानी से भर दीजिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट ऑफ सीड्स एंड स्टिर विल। एक मुट्ठी आप वीट लीजिए, गेहूं, और उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छी से हिलाइए। वेट फॉर सम टाइम, और उसको देखिए।
अब आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ सीड ऊपर पानी में फ्लोट कर रहे तैर रहे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वुड दोज बी लाइटर, कुछ उसमें से हल्के होंगे और हैवियर होंगे देन दोज जो डूब जाएंगे। वाई वुड दे बी लाइटर, क्यों वो हल्के हैं? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, क्या होता है कि डैमेज जो सीट होते हैं, जो खराब सीट्स होते हैं, वो अंदर से खाली होते हैं, इसलिए वो हल्के होते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अच्छे बीजों को हम खराब से अलग कर लें। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द important task is to know about the tools used for sowing seeds. जैसा कि आपको पता है कि बीज के बोने से पहले आपको द इम्पोर्टेंट टास्क आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल्स इसमें इस्तेमाल होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर दो मेथड दे रखे हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक जो आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रेडिशनल टूल हमारा कैसा होता था, देखें, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो पहले हम लोग यूज करते थे वो एक फनल टाइप का होता था। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seed there. इसको क्या होता था, हल के साथ ही बांध दिया जाता, एक फनल होती थी, उसमें ऊपर पूरा बीज भर दिया जाता था, उसमें से एक एक बीज करके नीचे गिरता रहता था और उस तरह से इसमें बुआई पहले समय में की जाती थी। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल, ये जो एंड थे उसके पाइप्स के वो बहुत ही शार्प होते थे और वो सॉइल में गड़ जाते थे और उसी के माध्यम से वो बीज भी उन्हीं सॉइल में चला जाता था। अब क्या मेथड है आजकल का, सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल ट्रैक्टर्स के माध्यम से मतलब बीजों की बुआई होती है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इसका एक फायदा ये है कि जो सीड्स हैं हमारे वो इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पर बोए जाते हैं, और इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, और बराबर दूरी पर भी और बराबर गहराई में भी। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये इंश्योर करता है कि जो सीड है वो सॉइल से अच्छी तरीके से कवर हो जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। क्या होता है कि इससे एक और मदद आपको ये मिलती है कि जो बर्ड्स होती हैं वो अगर मिट्टी से ढक जाएगा अच्छी तरह से तो वो हमें बचाता है, बर्ड्स उसे नहीं खाएंगी। और दूसरी बात है कि सीड ड्रिल के माध्यम से हमारा टाइम और लेबर दोनों बचता है। अब यहाँ पर बुजो फिर कुछ पूछ रहा है। देर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। मतलब कि वो ये कह रहा है कि एक नर्सरी उसने देखी ये है अपने स्कूल के पास में, नर्सरी मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे बिकते हैं, तो वहाँ पर उसने देखा है कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स एक मतलब पॉलीथीन के उसमें आपने देखा होगा लगे हुए रहते हैं, जिसको लोग आके ले जाते हैं, ब्लैक पॉलीथीन्स में लगे हुए होते हैं, सैम्पलिंग्स बोलते हैं उनको। तो उसमें पहली जो है वो उसका जवाब दे रही है। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड्स मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। वो ये बता रही है, जैसा मैंने आपको बताया है, कुछ सीड्स होते हैं, उन सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, और वो पहले नर्सरी में उगाया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी बुआई की जाती है पैडी की। फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, पहले उसको नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है ले जाके खेतों में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स, मतलब पैडी आप समझ रहे हैं ना, पैडी का मतलब चावल की जो खेती होती है उसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसकी बुआई की जाती है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फूल भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. मतलब उचित दूरी होनी चाहिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट से बीच में, ये बहुत जरूरी है जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना उगने लगे। दिस अलाउस प्लांट्स, ये फिर क्या होता है कि प्लांट्स की ग्रो करने में भी मदद करता है, उसको प्रॉपर एक प्लांट को सनलाइट मिल पाती है, न्यूट्रिएंट मिल पाता है, वाटर मिल पाता है सॉइल से।
एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी क्या होता है कि ओवरक्राउडिंग खत्म करने कुछ प्लांट्स को भी हटाना पड़ता है। अब हम आते हैं पहले के पांचों पॉइंट्स पर। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद अब बुआई के बाद क्या काम होता है, सोइंग के बाद, कि हम उस फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसको हम सॉइल में मिलाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए फॉर द हेल्दी ग्रोथ, मतलब अपने क्रॉप की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर बूजो क्या बोल रहा है, आई सॉ है हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फॉर्म। मैंने एक फॉर्म में हेल्दी क्रॉप्स देखी, मतलब अच्छे से उगी हुई, बिल्कुल लहला रही खेती देखी है। इन द नेबरिंग फॉर्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। उन्होंने और बगल के खेत में ही एक फसल को देखा कि वो काफी मुरझाई वगैरह सी थी, तो वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों कुछ प्लांट अच्छे से, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, कुछ प्लांट्स अदर्स से क्यों अच्छे ग्रो कर रहे हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल जो होता है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप प्लांट्स में सप्लाई करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उसकी ग्रोथ में बहुत ही सहायक होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द फील्ड। कुछ एरियाज में क्या होता है, फार्मर्स क्रॉप के बाद फिर से क्रॉप उसी सेम फील्ड में लगाते हैं। जैसे अभी उन्होंने किसी चीज की खेती करी, फिर उसके बाद अगले सीजन में फिर उसी में खेती कर ली। इन द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। कभी भी वो फील्ड खाली नहीं रहती, उसमें हमेशा ही खेती होती रहती है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का क्या हाल होगा। मतलब खेती, अभी एक फसल आपने उगाई, उसमें न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हुआ, फिर दूसरी आपने फसल आई, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हुआ, मतलब न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, कमी हो रही है उसमें सॉइल में। कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो वो कह रहे हैं जब कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होता है, खेती होती है किसी भी जगह पे, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसको पूर्ति करने के लिए हम मैन्योर का इस्तेमाल, हम फर्टिलाइजर का, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। जब इम्प्रॉपर मैन्योरिंग हो, मैन्योर ऐड करेंगे आप, या जितना हम उस सॉइल को चाहिए नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, प्लांट्स आपका वीक हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो अभी बूजो ने क्वेश्चन उठाया था। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब खाद, जो गाय के गोबर में भी मिल जाती है। हमें गाय का जो गोबर होता है उससे भी खाद बन जाती है। जो घर में आप पल्प वगैरह, मतलब वेजिटेबल्स का कटा हुआ निकलते हैं, आप उससे भी खाद बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें जो वेस्ट होता है एनिमल और प्लांट्स का, वो उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट्स टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, इन्हीं को, जैसे मैंने बताया, वेजिटेबल्स और प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट होता है, इसको ही एक खुली पिट में डाल देते हैं, उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो, ये जो डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये ऑर्गेनिक मैन्योर होता है पूरी तरीके से, और इसको जब ये डिकम्पोज होता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो फसल के लिए भी बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, और हमारी सेहत के लिए भी, जो हम ये वेजिटेबल्स या कोई क्रॉप खा रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज हो रहा है तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदे। अब एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है 1.2, टेक अ मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। अब मूंग या ग्राम सीड ले लीजिए, उसको जर्मिनेट करिए। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। अब 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स ले लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस ले लीजिए और सिमिलर वेसल। मार्क देन ए बी सी, आप उसको मार्क कर दीजिए। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउडंग मैन्योर। एक में आप सॉइल के साथ काउडंग मैन्योर डाल दीजिए। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, और बी वाले में आप सॉइल के साथ यूरिया मिक्स कर दीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास 3, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल ग्लास 3 में लीजिए विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी नहीं डालिए। तो नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम।
आप उसमें फिर पर्याप्त मात्रा में, तीनों में बराबर मात्रा में वाटर डाल दीजिए। उसके बाद उसमें सीडलिंग लगा दीजिए। कीप देम इन सेफ प्लेस, उसको सेफ प्लेस पर रख दीजिए। एंड वाटर देम डेली, और उसको पानी दीजिए रोज, प्रतिदिन। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व दियर ग्रोथ, और 7 से 10 दिन बाद आप उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए। इस एक्टिविटी में आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको खुद जिनका आंसर मिल जाएगा। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, जो प्लांट्स सभी ग्लासेस तीनों में आपने लगाए हैं, क्या एक सेम स्पीड से बढ़ेंगे? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसकी बेटर ग्रोथ रहेगी? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में ग्रोथ सबसे अधिक रहने वाली है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं और एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के से समृद्ध होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम, कैसे वो एक मैन्योर से डिफरेंट होते हैं? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मैन्योर जो है वो आप प्लांट्स के वेस्ट से और एनिमल के वेस्ट से घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. इनका जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है वो फार्मर्स को अच्छी फसल के उत्पादन में बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वीट की, पैडी की और मेज की खेती में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी है और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। इसलिए क्या होता है, जब आप इसको प्रॉपर मात्रा में मिलाएं और जितनी ज़रूरत हो उतना ही मिलाएं। ये एक वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स होता है, क्योंकि जब हम इसमें फर्टिलाइजर्स के बाद जब इसमें इरिगेशन करते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं, तो ये इसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो पानी के माध्यम से वो नीचे भी चले जाते हैं अपनी सॉइल के माध्यम से और हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field cultivated. क्या होता है, कभी कभी हमें फर्टिलाइजर्स की जगह एक सब्स्टिट्यूट मतलब मैन्योर का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या फिर हमें क्रॉप्स की फसल, जैसे 2 फसल के बाद एक बार खाली छोड़ देना चाहिए, उस पर लगातार खेती नहीं करनी चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। जो मैन्योर का यूज होता है सॉइल के टेक्सचर एज वेल एज उसकी मतलब वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और उसको न्यूट्रिएंट्स से भी समृद्ध बनाता है, मतलब उसकी न्यूट्रिएंट्स भी उसमें बढ़ाता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्रॉप रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए कि क्रॉप रोटेशन से भी आप जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कई खेती करने के बाद कम होने लगते हैं, उनकी इनसफिशिएंट होने लगते हैं सॉइल में, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। क्या होता है कि आप इस बार अगर ग्राम उगा रहे हैं तो उसमें अगली खेती कर लीजिए, कि जिससे क्या होता है कि एक फसल है जैसे वीट है, उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, लेकिन जो आप अगर वीट अगली बार ना उगाइए, आप दूसरी फसल लीजिए, आप पैडी उगा लीजिए, तो उसको एक अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, तो आपका वो न्यूट्रिएंट्स फिर से अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो इससे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, अगर आप वीट उगाते रहेंगे तो वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, सॉइल में इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? तो क्रॉप रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। This can be done by growing different crops alternately. Earlier farmers in northern India, उत्तर इंडिया में पहले लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। This help in the replenishment of the soil with nitrogen. तो ये हेल्प करता है आपको सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में। फिर से फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस प्रैक्टिस को अपनाएं। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria,
These are present in the nodules of the roots of the leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants के nodules में रहता था और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स, उसका रेशियो उसको फिक्स करता था, मतलब उसकी मात्रा को उसमें बनाए रखता था, नाइट्रोजन की मात्रा को. अब यहाँ पर एक डिफरेंस दे रखा है आपकी बुक में फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर के बीच में. तो ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं हम यहाँ जान लेते हैं. फर्टिलाइजर इज मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. इसको मैन मेड जैसा कि मैंने बताया फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स. जैसा कि पहले बताया, मैन्योर को प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनाया जा सकता है घर पर ही. फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. जो फर्टिलाइजर है वो कोई भी ह्यूमस सॉइल को नहीं प्रोवाइड करता. मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. जो मैन्योर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही समृद्ध होता है किसे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स से, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से. मतलब ये ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स में मौजूद होते हैं. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें मात्रा कम होती है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स. तो आप यहाँ डिफरेंस अच्छी तरह समझ गए हैं. तो अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. मतलब मैन्योर के क्या यूज करने क्या क्या फायदे हैं. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, मतलब जो काउ डंग वगैरह से बनता है, ये बेटर है फर्टिलाइजर से. कैसे? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ाता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी. ये सॉइल को पोरस मतलब थोड़ा दूर दूर पोरस रहता है जिससे कि वो इजीली गैसेस एक्सचेंज कर सके सॉइल. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. वो बहुत सारे जो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं माइक्रोब्स जैसे अर्थवर्म वगैरह को की संख्या को बढ़ाता है. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. वो सॉइल के टेक्सचर्स को भी बढ़ाता है. बच्चों, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक जो अभी डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर का, उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं. हम आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको पूरी तरह से हल करने की कोशिश करेंगे. आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों, हमारे साथ बने रहें और अपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ कर डाउट को क्लियर करें. थैंक यू.